नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सादगी, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण उनका जीवन समूचे राष्ट्र के लिए एक दिव्य प्रेरणा है। विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में प्रज्वलित उनके विचार दीप हम सभी को आलोकित करते रहेंगे। उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट भी किया गया है और जो पोस्ट उनकी ओर से किया गया है वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की है और उनके विचारों को उन्होंने नमन किया है। उन्होंने कहा कि कलाम राष्ट्र की प्रेरणा, विज्ञान, शिक्षा, नवाचार के अग्रदूत हैं और कलाम जी के आदर्शों पर आज की पीढ़ी जो है वो शिक्षा ले सकती है और ऐसे में उनकी श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर एक्स पर पोस्ट के जरिए दी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड को सुना। इस अवसर पर उन्होंने आमजन के साथ बैठकर कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए विचारों की सराहना की। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मन की बात समाज के सभी वर्गों को जोड़ने और प्रेरित करने वाला कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक कार्यक्रम मन की बात का 124वां संस्करण रहा, जहां पर लखनऊ, जहां राजधानी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तमाम अन्य गणमान्य जनों के साथ इस एपिसोड को सुना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को उन्होंने सराहा है। उन्होंने कहा कि ये जो विचार हैं ये पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं और तमाम अन्य गणमान्य जन भी इस दौरान उपस्थित रहे। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पर जो है गणमान्य जनों की उपस्थिति दर्ज की गई, जहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मन की बात का 124वां संस्करण सुना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आज के दिन संबोधित किया है। मासिक उनका पूरा ये कार्यक्रम, जहां हर महीने एक एपिसोड आता है और इसी क्रम में आज 124वां एपिसोड रहा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से संवाद स्थापित किया और जगह जगह इस कार्यक्रम को सुना गया है। ऐसे में राजधानी लखनऊ से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मन की बात के 124वें संस्करण को सुना है। कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा के करनेलगंज स्थित सरयू महाविद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने करनेलगंज विकासखंड के हजारों मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर तीखा पलटवार किया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मुझसे ओबीसी के लिए जितना करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया। इस पर बृजभूषण ने कहा कि अब तो राहुल गांधी को मौका मिलने वाला नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके पद के लिए माफ कीजिएगा कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भाजपा में हूं, बल्कि मुझे कहीं से भी राहुल गांधी की प्रधानमंत्री के तौर पर कोई संभावना नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। प्रतिभा सम्मान समारोह ये रहा, जहां पर छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल वितरित किए गए और इसी के साथ मंच से वो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए, जहां पर राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि उनमें कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो कि प्रधानमंत्री वो बन पाए और उनके एक पुराने बयान का जिक्र भी उन्होंने किया और ऐसे में उनकी ओर से कहा गया है कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। जो स्वयं संविधान का इतना प्यारा था, इसका सन 1975 में उन्होंने क्या किया और कितने लोगों को जेल में भेजा और आज वो पार्टी दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही। हाई कोर्ट के आदेश को, चीफ जस्टिस के आदेश को सीधे नकार दिया था इंदिरा जी ने और रातों रात इमरजेंसी लगी। तो कम से कम
वो तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए। सर, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार चुनाव में 26 लाख वोटरों का कटना तय है SIR के थ्रू। अभी पूरे देश में 60 लाख पूरे देश में SIR लागू करने की तैयारी में है भारतीय चुनाव आयोग। क्या कहेंगे? ये बहुत ही जरूरी कदम है, बहुत ही जरूरी कदम है, और हो पाएगा कि नहीं पाएगा, इसको एक साथ पूरे देश में करना। गोरखपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में टहलने निकले रिटायर्ड फौजी अशोक जायसवाल के अपहरण मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इस मामले में शामिल 3 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अन्य वांछित आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक 4 पहिया वाहन, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। गोरखपुर से खबर है, जहां रिटायर्ड फौजी का अपहरण हुआ, ऐसे में महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। कई और भी इसमें संलिप्त हैं, जिनकी खोजबीन में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है और इनके पास से एक 4 पहिया वाहन और कई सारी चीजें बरामद की गई हैं। महज 12 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस की ओर से किया गया है, जो कि पुलिस की एक बड़ी सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं अपहरणकर्ता, उनसे पूछताछ फिलहाल हो रही है और उनके पूछताछ के बाद आने वाले समय में जो अन्य अपहरणकर्ता इसमें शामिल हैं, उनको भी गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा। और पुलिस की ओर से आश्वासन भी दिया गया है कि ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होगी और तमाम जो अन्य अपहरणकर्ता जो अभी फरार है, उनकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। तो तमंचा, गाड़ी, मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है और 4 अपहरणकर्ता फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। कई और भी इसमें शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस फिलहाल प्रयास कर रही है और 4 जो गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ की जा रही है और क्या कुछ मंसूबे इसके पीछे रहे हैं, इनका पता भी लगाया जाएगा। रिटायर्ड फौजी मॉर्निंग वॉक पर निकले, जिस दौरान उनका अपहरण कर लिया गया, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस एक्शन में आई और महज 12 घंटे के अंदर 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। 4 से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। कई और भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा और इनके पास से एक 4 पहिया वाहन और इसी के साथ मोबाइल फोन, जो कि इस घटना में प्रयुक्त है, और इसी के साथ तमाम अन्य सामान बरामद हुआ है। ऐसे में पुलिस सभी जो डेटा है इसमें खंगाल रही है। मोबाइल के अंदर पूरा डेटा जो है पुलिस की ओर से खंगाला जाएगा और महज 12 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा होना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस जो है तत्पर तरीके से एक्शन ले रही है और महज 12 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की सूझबूझ के चलते महज 12 घंटे के अंदर ये गुत्थी जो है पुलिस ने सुलझा दी। ऐसे में कई और अपहरणकर्ता इसमें शामिल, जैसे कि हमने आपको बताया, और उनकी गिरफ्तारी भी अब आने वाले समय में की जाएगी। एक अपहरण का मामला पंजीकृत हुआ है, जिसमें डॉक्टर सुषमा जायसवाल जी के द्वारा एक सूचना दी गई थी थाने पर। उनके द्वारा एक तहरीर, उनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि श्री अशोक जायसवाल जी जो सुबह अपने घर से निकले थे, उनको कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं और उनके द्वारा उनकी पत्नी को व्हाट्सएप कॉल करके बताया गया है कि उनके पति उनके साथ हैं और उनके द्वारा पत्नी को ऐसा बताया गया था कि इनसे हमारे पैसे की लेन देन बाकी है और 1 करोड़ रुपया हमको चाहिए जो इन्होंने हमारा देना है। जिसके संबंध में पत्नी के द्वारा तत्काल पुलिस को एवं अपने रिश्तेदारों को सूचित किया गया, जिसके क्रम में क्योंकि कॉल व्हाट्सएप कॉल से की जा रही थी, जिस नंबर से कॉल की जा रही थी, यानी जिस नंबर से व्हाट्सएप यूज़ किया जा रहा था, असली में उस सिम के द्वारा इंटरनेट यूज़ करके व्हाट्सएप कॉल नहीं की जा रही थी, ना ही वह सिम उस समय एक्टिव था। तो हमारे लिए एक बहुत ही ब्लाइंड और चैलेंजिंग केस था कि क्या मामला है, क्योंकि उनके पति स्वयं उनसे बात भी कर रहे थे फ़ोन पर जो कॉल आ रही थी और उनको बता रहे थे कि हाँ इनको हमने 1 करोड़ रुपया देना है, और जिसके संबंध में दोनों चीज़ें हम लोगों के सामने थी। ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस भी हो सकता था, ये पैसे के लेन देन का विवाद भी हो सकता था। और इस बीच रुक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर नगर निगम ने शहर के सपना टॉकी क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। निगम अधिकारियों ने दावा किया है कि ये निर्माण सिंचाई विभाग की जमीन पर किया गया था और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ढमोला नदी पर बन रहे पुल के रास्ते में ये अवरोध बन रहा था। इस कार्रवाई में आधी मस्जिद और पूरा मदरसा ढहा दिया गया है, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। 2 जेसीबी मशीनों की मदद से निगम ने निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान स्मार्ट सिटी जीएम दिनेश सिंघल, प्रोजेक्ट मैनेजर जितेंद्र सिंह, अतिक्रमण प्रभारी कर्नल HB गुरंग और सहित भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही और यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। सहारनपुर से खबर है, जहां पर मस्जिद और मदरसा ढहाया गया है और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात रहा है। ढमोला नदी पुल निर्माण के बीच में ये आ रहा था। ऐसे में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ये कार्रवाई की गई है। मदरसा मस्जिद पर ये कार्रवाई की गई है और इसी के साथ ढमोला नदी पुल निर्माण में यह बाधा बन रहा था और पुल निर्माण को लेकर यहाँ पर जो है ये ढहाया गया है। ऐसे में पुल का निर्माण कार्य जो है अब सुचारू रूप से आने वाले समय में हो पाएगा और मदरसा मस्जिद पर यह कार्रवाई की गई। ढमोला नदी पुल निर्माण में बाधा बन रहा था, जैसे कि हमने आपको बताया। 2 जेसीबी मशीन की मदद से यहाँ पर यह कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ेंगे। कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र से लापता हुई 3 युवतियों को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। युवतियों की उम्र 22, 18 और 16 वर्ष बताई जा रही है। लापता होने की सूचना मिलते ही परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों युवतियां बिना किसी को बताए मुंबई जाने की योजना बना रही थी। सर्विलांस और तकनीकी जांच के आधार पर कानपुर पुलिस ने कौशाम्बी गाजियाबाद पुलिस से समन्वय बिठाते हुए कार्रवाई की है। देर रात 1 बजे तीनों को कौशाम्बी जिले से सुरक्षित बरामद कर लिया गया। कानपुर पुलिस की सक्रियता और कौशाम्बी और गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से इस मामले का सफल समाधान संभव हो सका है। युवतियों के परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया है। तो पुलिस की तत्परता का एक और उदाहरण यहां पर देखने को मिला, जहां पर 3 युवतियों के लापता होने के बाद जब उनके परिवारजन पुलिस के पास पहुंचे, उनके पास शिकायत दर्ज कराई गई। कानपुर का ये पूरा मामला है। तो उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और महज 12 घंटे के भीतर तीनों युवतियों को सकुशल बरामद किया गया। ऐसे में जांच में ये सामने आया है कि तीनों युवतियां जो हैं वो मुंबई जाने की फिराक में थी बिना किसी को बताएं और घर वालों को लगा कि वो लापता हो गई हैं। तो इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और तीनों को ही सकुशल बरामद किया गया है। गाजियाबाद पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन इसमें देखने को मिला और पुलिस की तत्परता की यहाँ पर सराहना भी करनी बेहद जरूरी, क्योंकि महज 12 घंटे के भीतर तीनों ही युवतियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। परिवारजनों को उन्हें सौंप दिया गया है। कि 3 लड़कियां जिनकी उम्र 22 साल, 18 साल और 16 वर्ष है, वो घर से कहीं चली गई है। तो इसमें हमने इमीडिएटली FIR दर्ज करवाई थी। वादी इनके पिता थे और टीम इस पे लगी है। रेल बाजार ने सर्विलांस पे लगाया है और टीम ने अच्छा काम करते हुए विदिन 12 आवर्स तीनों की तीनों लड़कियों को कौशाम्बी जिले से हम लोगों ने बरामद किया है।
ये लोग मुंबई जा रही थी और कौशाम्बी पुलिस और गाजियाबाद पुलिस की मदद से कानपुर पुलिस ने इनको बरामद किया है। लगभग 12 घंटे में बरामदगी हुई है। ये 24 तारीख को दोपहर के 2 बजे से घर से निकली थी और हमने कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में लगभग रात के 1 बजे हम लोगों ने इनको रिकवर किया। हाँ, इसमें क्राइम नंबर 103 लिखा गया है रेल बाजार में। हमने इमीडिएटली किडनैपिंग में दर्ज कराया था मुकदमा। अब आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। 24 तारीख को मोहम्मद जावेद हमारे पास आए। उनकी 3 बेटियां जो है मोबाइल बनाने के लिए गई थी, वहाँ से लापता हो गई थी। उसके बारे में मुझे उन्होंने जानकारी दी तो मैंने तत्काल डीसीपी से बात करी फोन पे और कार्रवाई की मांग करी, क्योंकि कार्रवाई हो नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो मेरे पास आए थे। थाना अध्यक्ष से संपर्क किया। थाना अध्यक्ष ने जो है इस पर मुकदमा पंजीकृत करके जो है कार्रवाई के आश्वासन दिया और कार्रवाई करी और लाइन पे पूरे मामले को डाला। लोकेशन उनकी प्राप्त करी। लोकेशन प्राप्त करने के बाद जो गाजियाबाद की लोकेशन निकली, जिसके बाद से जो है कार्रवाई चालू हुई। लड़कियों को वहाँ पर बरामद कर लिया गया। यहाँ सारे लोग गए, वहाँ से लड़कियों को लेकर के यहाँ पर आए। इसमें अहम रोल जो है थाना अध्यक्ष का, डीसीपी साहब का है, जिन्होंने आनंद फानन में कार्रवाई करी। इसके लिए मैं डीसीपी साहब का और थाना अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस तरह के मामले हो रहे हैं, अक्सर हो रहे हैं, मगर जितनी तेजी से काम जो है रेलवे थाने की पुलिस ने की, उतनी तरीके कोई कार्रवाई नहीं करेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ जिले के अतरौली में स्वास्थ्य सेवाओं की भयावह सच्चाई एक बार फिर से सामने आई है। रामघाट रोड स्थित इंडियन चाइल्ड केयर सेंटर नामक अस्पताल में बिना किसी सरकारी अनुमति और पंजीकरण के नवजात बच्चों का इलाज किया जा रहा था। जांच में ये पता चला है कि इस अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एनआईसीयू और इसी के साथ गायनोकोलॉजी जैसे गंभीर सेवाएं संचालित की जा रही थी, वो भी पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से। जब मीडिया टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल संचालन से बात की तो उन्होंने खुलेआम ये स्वीकार किया कि उनके पास कोई भी वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं है। बावजूद इसके लगातार यहां पर इलाज जारी है। ये स्वीकारोक्ति न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि किस तरह सिस्टम की नाक के नीचे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है और आने वाले समय में इससे एक बड़ी त्रासदी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद किस तरीके की लापरवाही यहां से सामने आई है, ये कार्यप्रणाली पर कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े करती है। और अलीगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर एक अवैध तरीके से हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, चाइल्ड केयर सेंटर ये बताया जा रहा है, जहां पर कोई भी वैध लाइसेंस इनके पास नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है और इसके बाद ये सब चीजें स्वीकार करने के बाद भी लगातार यहां पर बच्चों का इलाज चल रहा है। और इलाज ही नहीं, यहाँ पर आईसीयू, गायनोकोलॉजी जैसे तमाम सबसे जटिल और गंभीर तरीके के इलाज भी हो रहे हैं। तो ऐसे में कई तरीके के सवाल इस पर जो है खड़े होते हैं। और तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो देखिए नवजात बच्चों का इलाज यहाँ पर चल रहा है और बिना किसी लाइसेंस के, रजिस्ट्रेशन के। और जब मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे और इस बारे में उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकारा कि उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये इलाज किए जा रहे हैं, जो कि कार्यप्रणाली पर कई बड़े और ये वक्फ संपत्ति है। अभी जो कामिल हुसैन है वो इसके मुतवल्ली हैं, प्रबंधक हैं और हम इसी संपत्ति पर मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल कुरान चला रहे हैं। मदरसा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये पुल का निर्माण हुआ है सिंचाई विभाग की संपत्ति पर। सभी अधिकारियों को हमने सूचित किया है। लगभग 3 महीने पहले से एक नोटिस दिया था लीगल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के नाम, नगर निगम और नगर आयुक्त के नाम, और जो एजेंसी इस पुल का निर्माण कर रही है उनको, सिर्फ इसलिए कि ये संपत्ति प्राइवेट संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है। ये सभी डिपार्टमेंट के लोग बलपूर्वक ज़बरदस्ती हमारी संपत्ति पर ये सिंचाई विभाग से कोर्ट केस जीतते हुए हम इसका, और इसके विचाराधीन कोर्ट में 3-4 हैं। कल भी डेट थी इसमें, आज ऑर्डर के लिए गई हुई अंदर फाइल। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।
स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। कांवड़ यात्रा को लेकर एटा जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी श्याम नारायण सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी राजकुमार सिंह ने जिले के विभिन्न पुलिस सहायता केंद्रों और शिविरों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं से बातचीत भी की है और तमाम जानकारी उनकी ओर से ली गई है। सुविधा और सुरक्षा का जायजा उन्होंने लिया है। उन्होंने शिविरों में उपलब्ध भोजन, चिकित्सा सुविधा, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह यहां पर सतर्क है। मध्य प्रदेश और आगरा पूर्व तीर्थस्थल में लोग आते हैं। स्नान करने के बाद जो है कांवड़ में गंगा जल करके तो सर्वप्रथम तीर्थस्थल होने के कारण, भगवान बराह का स्थान होने के कारण इसकी जो है इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ की राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग जो है अपने कर्मकांड भी जो है शुरू में आकर के करते हैं और यहाँ पर सावन के हर सोमवार संख्या बढ़ती जाती है। जैसा कि 2 सोमवार बीत चुके हैं और ये तीसरा सोमवार है और काफ़ी अधिक संख्या में कांवड़िया तक गुजर चुके हैं और हमारे कांवड़ श्रद्धालु जो है अभी भी जो है वहाँ पूर्व में जा रहे हैं। पदार्थ पूर्व में जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में भीड़ है और लगातार ये आ रहे हैं कि सोमवार तक जो है विशेष बढ़ता जा रहा है। हमारी सारी मोबाइल चाहे 2 पहिया की हो, चाहे 4 पहिया की हो, PRV हो, थाली की मोबाइल हो, इवेंट की ऑफिसों की मोबाइल, सब लगातार जो है सतत कांवड़ मार्गों पर भ्रमण लगे हुए हैं। साथ ही साथ चूँकि कल RO की जो है परीक्षा भी है जिसके दृष्टिगत लगभग उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ मरका थाना क्षेत्र के ओगासी रोड के पास उस समय हुई जब पुलिस सराफा व्यवसायी से लूट करने वाले आरोपियों की तलाश में थी। मुठभेड़ में एक बदमाश प्रभाकर को गोली लगने से वो घायल हो गया है, जबकि उसके 2 अन्य साथियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह हाल ही में हुई लूट की वारदात में शामिल था। बदमाशों ने एक सराफा कारोबारी को निशाना बनाकर कैश और कीमती सामान उसे लूटा था। घटना के बाद से पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी थी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पास से नकदी, तमंचा और अन्य लूट का सामान बरामद किया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाकी आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के खुशहाल नगर इलाके में पुलिस और एक कुख्यात हत्यारोपी बदमाश उजैर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से उजैर घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार उजैर ने हाल ही में कपड़ा कारोबारी की हत्या की थी और घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी मिलने पर टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान उजैर के पैर में गोली लगी और उसे दबोच लिया गया। घायल बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू
बरामद किया उजैर के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो लंबे समय से पुलिस के रेडार पर था। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है और पूछताछ भी लगातार जारी है। आज दिनांक 26 जुलाई को शाम के समय थाना लिसाड़ी गेट अंतर्गत राधना वाली गली में अबरार नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जहां उसे चिकित्सकों द्वारा अस्पताल ले जाने पर निर्घोषित कर दिया गया था। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना लिसाड़ी गेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में 3 टीमें अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु गठित की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले थाना लिसाड़ी गेट द्वारा घटना में मुख्य आरोपी उजैर को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी हेतु उसे खुशहाल नगर पानी की टंकी के पास लाया गया। असलहा पाते ही उसने फिर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया है, जिसमें उसकी टांग में गोली लगी है। घायल को उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।